उसमें थोड़ा बहुत मात्रा नाइट्रोजन वगैरह। तो वो इसका नीम खली का भी जो न्यूट्रिएंट का है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है उसका एक, तो मैं आपको इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सब चीजें आपको जो है मिट्टी का जो मिश्रण बनाना है, मिट्टी आपने धूप में तपा ली, ट्राइकोडर्मा, नीम खली, गोबर खाद पक्की हुई। अब आ जाते हैं अपन मुद्दे पे, जो जैविक खाद के बारे में अपन जब बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट करना स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करने सब। हाँ, इसमें आप देखिए कि मिट्टी में मुख्य तरह जो अपने पौधों को जो चाहिए होते हैं ना, भगवान ने कितनी सारे आपको मुफ्त के मिस्त्री दिए हुए हैं वहाँ। मैं देसी भाषा में इनको मुफ्त का मिस्त्री बोलता हूँ, विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द सॉइल। पर केमिकल डाल के हम क्या करते हैं, वी जस्ट किल ऑल दीज फ्रेंड बैक्टीरिया। ये हमारे मित्र हैं, ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये मित्र हैं नाइट्रोजन के जो हैं। देखिए ये सब टेक्निकल पे नहीं जाना है अपन को। एक बस सावधानी ये ध्यान रखिएगा इसमें कि इनको अलग अलग नहीं डालना है। मार्केट में कंसोर्सिया करके बोतल में आते हैं, तीन चीजें मिक्स होती हैं उसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस का जो है पीएसबी, और केएमबी पोटाश का जो होता है। बाकी लोहे का जीवाणु, तांबे का जीवाणु, ये सब अपने गोबर खाद जो अपन अगर पकी हुई है, तो उससे अगर अपन वो प्रॉपर मात्रा में डालते रहेंगे तो अच्छा अपने आप सब चीजें, ये सारे जीवाणु वहां पे आ जाएंगे मिट्टी में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि पीएच और ओसी परसेंट, अगर आपने ओसी परसेंट यानी ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज, अगर ओसी परसेंट आपका मेंटेन्ड नहीं है, अगर आपके अंदर सिर्फ मिट्टी है, रेत है, और उसमें जैविक जीवांश कार्बन नहीं है, तो ये सब आप अगर आपने बाजार से लाके शीशियां डाल भी दी, तो भी ये क्या ज्यादा दिन चलेंगे नहीं, भूखे मर जाएंगे। और संतुलन जिसे कहते हैं ना, प्राकृतिक संतुलन, तो उसमें खुराक नहीं होगी तो फिर जीवन कैसे चलेगा, ये आपको सोचने वाली बात है। तो ये आपको जो मैंने बताया बाजार में अलग अलग नाम से मिल रहे हैं, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, केएमबी, जेडएसबी, जस्ते का होता है। ये सब चीजें आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाजार से अगर आप लाते हैं, तो एक कंसोर्सिया के नाम से आता है, जिसमें एनपी के तीनों तत्वों का बैक्टीरिया होता है, कंसोर्सिया के नाम से, एनपीके कंसोर्सिया। और अगर नहीं तो सबसे बढ़िया चीज है फिर एक जीवामृत बनाएं आप। जीवामृत बनाने का तरीका अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ अभी आगे, नेक्स्ट स्लाइड करना, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो डिकम्पोजर का है, हाँ चलिए पहले ये बता देता हूँ। ये थोड़ा डिकम्पोजर बनाने का भी, जैसे कच्चा गोबर आ गया, तो अगर डल गया है, या कच्ची रेवड़ी आपने कट्टों में भर के रखी हुई है कच्चा गोबर, तो उसमें क्या करना है, बड़ा साधारण सा, ये भी एक इफ्को की जो सोसाइटीज हैं, या क्रय विक्रय सहकारी समिति जो है, क्रिप्को, इफ्को, और भी बहुत सी कंपनियों के आ गए हैं बाजार में। 20 रुपए की शीशी आती है छोटी सी, जो उसमें जैसे अपने दही का जमावन होता है, ये उस तरह की चीज है। शीशी में जो है जिंदा जीवाणु होते हैं, वो हमको लाने और उसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो मैंने स्लाइड में दिखाया है, ये तो खेती के हिसाब से है। मैं आपको इसको साधारण शब्दों में बताऊं, जैसे अगर घर में आपने लगाना है, तो आप 20 लीटर की बाल्टी में लगा लीजिए, 200 लीटर की जगह। 20 लीटर की बाल्टी में आप करेंगे तो 250 ग्राम ही गुड़ चाहिए, देसी वाला, पीला गुड़ नहीं, वो सल्फर ट्रीटेड होता है। तो जैविक खेती जब आप बात कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती की बातें कर रहे हैं, तो हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि जहर कहीं से भी आपके बगीचे में नहीं घुसे। जो पीला गुड़ है वो ट्रीटेड होता है, काला दानेदार जो गुड़ होता है वो देसी गुड़, वही जैविक खेती में इस्तेमाल के लिए बोला जाता है। हम इसको पीले गुड़ के लिए सख्त मना करते हैं। गुड़ हो गया, तो आपने 20 लीटर बाल्टी में जैसे आपने 250 ग्राम गुड़ ले लेना है, 3 चम्मच आपने बेसन ले लेना। पी फ्लोर, पल्स फ्लोर मतलब कोई भी दाल का आटा, आटा, बेसन ऐसा नहीं चने का ही बेसन चाहिए, चने का हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई सा भी पल्स है। ये आपको इसका अगर साइंस में थोड़ा सा जल्दी से समझा दूं, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा, कि जैगरी इज ए रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये पल्सेस, दिस इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जो अपने फ्रेंड बैक्टीरिया हम बाजार से थोड़ा सा जामुन खरीद के लाए हैं जमावन शीशी में, उसको मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे दही जमाते हैं ना, ये अपन उस तरह का ही काम कर रहे हैं, दही जमाने वाला ही काम कर रहे हैं। कि हमने उसमें पानी में गुड़ घोला, थोड़ा सा बेसन घोला, और उसमें वो बाजार से लाके शीशी डाल दी। आपका 8 दिन बाद इसको रोज थोड़ा सा हिलाना है, एयर टाइट नहीं करना है। बस एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से इसको एयर टाइट नहीं करना है, ऑक्सीजन जरूर चाहिए होता है इसमें।
ऑक्सीजन बिल्कुल चाहिए होता है। तो एयर टाइट नहीं करना है। हाँ, पशु पक्षी नहीं गिरे तो बाल्टी के ऊपर कोई ढक्कन रख रहे हैं तो उसके नीचे पहले डंडे रख दीजिए या फिर कपड़े से बांधे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप आराम से, डिकम्पोजर आपका बन गया। इसको आप जैसे घर में अपन दही को मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार आपको इनोक्यूलेंट इसका जो बोतल है वो जमावन बार बार बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। आपने 20 लीटर घर पे बनाया, उसी में से 1 लीटर 2 लीटर आपने बोतल में भर के रख लो और बाकी का काम में ले लो। आपने महीने भर तक आप उसको रख सकते हो। अगर उसका ऑक्सीजन आपने ऊपर से कपड़े से मुंह ढक रखा है, टाइट एयर टाइट नहीं किया बोतल को, तो आप महीने भर में दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हो उसी बोतल से। और ऐसे आप हर महीने मल्टीप्लाई करते रहिए, सालों साल करते रहिए। आपने एक बार खरीदा बाजार से, हमेशा घर पे करते रहो। बड़ा साधारण सा तरीका बता रहा हूँ। ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते ये भी कर सकते हैं अगर आप तो। फिर आपका सबसे देसी तरीका तो है कि खट्टी छाछ आप डाल दीजिए अपनी रेवड़ी। जब कच्चा गोबर ले आए हैं तो उस बोरी में जो, या बाल्टी जो भी है, उसमें थोड़ा सा खट्टी छाछ आप डाल दीजिए, 1 गिलास। लैक्टोबैसिलस होता है, वो थोड़ा सा इनिशिएट कर देगा उसमें आपका जो है डिकम्पोज। पर ये उतना नहीं आएगा, ये खट्टी छाछ से उतना नहीं जितना ये डिकम्पोजर है। ये पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बहुत से लोगों को भी समझ में आ जाएगा आगे आगे धीरे धीरे। ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मेन्योर में कन्वर्ट करने के लिए ये डिकम्पोजर होता है। तो ये 10 दिन में बन के तैयार हो जाता है। उसमें से आपने अपना जामन फिर अच्छा, जब घर में से बना रहे हैं तो बरकत है, तो छोटा थोड़ी भरेंगे सोए में, 1 लीटर की शीशी भर लीजिए। तो उसके बाद में उसको इस्तेमाल और बाकी का काम में लेते जाइए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा, ये सारे सूक्ष्म जीवाणुओं की जो अपन बात करें, नेक्स्ट करना सब जीवामृत। इसमें जीवामृत का नाम बहुतों ने सुना हुआ है, घर में आराम से बना सकते हैं। ये इतनी शानदार खाद बनती है कि सभी तरह के पोषक तत्व तो मिल जाते हैं इसमें, और सभी तरह के जीवाणु मिल जाते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी सावधानी जो है, जो ज्यादातर गलती करते हैं, एक यूनिवर्सिटी में भी ये गलती हुई थी, लीफलेट उनका जो है वो बाद में मैंने करेक्शन करवाया था। तो जो इसमें सबसे कम मात्रा दिखा रखी है, सबसे कम मात्रा दिखा रखी है मिट्टी की। जो मिट्टी लानी है, ये हमको अगर जंगल पीपल के नीचे की मिल जाए या जंगल बरगद के नीचे की तो सबसे बेहतर है। अगर आप शहर में से ले रहे हैं तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए वो वृक्ष का क्षेत्र आसपास का। जितना प्रदूषण मुक्त होगा, ये बेसिकली आपने सुना होगा, कहते हैं कि पीपल में देवी देवता रहते हैं। हमारे खेती वाले जो लोग हैं, हम तो कृषि वाले, हम तो देवी देवता ही बोलते हैं। वहाँ पे हमारे हिसाब से वहाँ पे नाइट्रोजन के देवता रहते हैं, हमारे हिसाब से वहाँ पे फास्फोरस के देवता रहते हैं जिसे पीएस भी बोलते हैं, हमारे हिसाब से वहाँ केएम भी रहते हैं ना, पोटाश के। हमारे हिसाब से वहाँ पे जस्ते के देवता रहते हैं, जिंक जो है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जेडएस भी बोलते हैं वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक। तो ये सब जो हजारों साल पहले लिखा हुआ है ना कि पीपल के नीचे देवी देवता रहते हैं, आप वहां मत जाओ। तो इसीलिए कि ये सूक्ष्म जीव है, हमारे जाने से वहां पे और परेशानी होगी, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा वहां से नीचे से मिट्टी जो है लेके आनी है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सैंपल वहां से लेके आ रहे हैं, एक इसका जो बैक्टीरिया का, यही रहने दीजिए अभी जीवामृत। हम क्या करेंगे, अब इसको घर पे लाके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम वहां से जो 1 मुट्ठी या आधा किलो मिट्टी लेके आए हैं पीपल के नीचे से, उसमें सारे बैक्टीरिया हम लेके आए, अपने सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीवाणु। अब वो एक एक मुट्ठी मिट्टी से तो पूरा हमारा बगीचा पूरा पार होगा नहीं सर। हमारे 100 गमलों में डालनी है तो क्या करना है, हमने इसको अब इसको हमने 10 किलो या 20 किलो बनाना है, तो वही दही वाला सिस्टम करना है। तो जीवामृत बनाने का तरीका बड़ा साधारण सा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोमूत्र, बेसन, गुड़। गुड़ और बेसन का मैं विज्ञान पहले आपको बता चुका हूँ, साधारण सा विज्ञान है। गुड़ में फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, रिच सोर्स, और बेसन जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पीपल के नीचे की मिट्टी हो गई, पानी की टंकी, उसमें घोलना है इन सब चीजों को। पहले गोबर को सबसे पहले घोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, गोबर थोड़ा मुश्किल से घुलता है। तो गोबर को घोल लेना है आपने अच्छे से। उसमें फिर गोमूत्र मिलाते जाइए, बेसन गुड़ सब मिलाते जाइए, और मिट्टी मिला के टंकी में डाल दीजिए। अब आपके जो है आप 200 लीटर के नहीं कर सकते, ये 200 लीटर का माप है, तो आप उसी हिसाब से रेशियो कम कर दीजिए। आपका जो 20 लीटर की बाल्टी होती है पेंट की, खाली घर में मिल जाती है, उसमें बना सकते हैं बड़े आसानी से आप। तो इसमें भी वही सिस्टम है, डंडे से जरूर हिलाना है। डिकम्पोजर को सवेरे एक बार हिलाना था 10 दिन तक, इसमें सुबह शाम हिलाना है 3 दिन तक, ये ध्यान रखिएगा।
इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और हवा बंद नहीं करना, ये बिल्कुल साधारण सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हवा बंद नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन इसको मिलता रहना चाहिए। सॉरी। चौथे दिन से एक हफ्ते के अंदर अंदर गमलों में ये डाल सकते हैं। दोनों चीजों में एक गलती करते हैं जो मैं आपको बता दूं, डिकम्पोजर का भी कभी भी पर्णीय छिड़काव ना करें। हमने बहुत सी जगह पे इसके ट्रायल लगा के देखे हैं। फोलियर एप्लीकेशन इसका जो करते हैं तो फसल दबती है, पौधे दबते हैं। ये दोनों चीजें जमीन में डालने के लिए ही बनाई गई हैं, जमीन में डालने के लिए ही बेहतर है। डिकम्पोजर भी जो डालना है तो नीचे ही डालना है, पत्तों पे नहीं डालना है। और ये जीवामृत भी जो अगर आप डाल रहे हैं तो गमलों में नीचे ही मिट्टी में ही डालना है, इसको भी ऊपर पत्तों पे छिड़काव नहीं करना है बिल्कुल। ये जो दो खास बातें मैंने आपको बता दी। गोबर खाद को लेके बहुत मेरे पास क्वेरीज आई थी अलग से, ग्रुप में भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कच्ची गोबर खाद आ गई घबराएं नहीं, चिंता मत करें, बड़ा आसानी से ये बना सकते हैं। सबसे साधारण तरीका मैंने वो छाछ वाला बताया, खट्टी छाछ का, वो नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा करना है तो डिकम्पोजर पे जाइए, और बहुत अच्छा करना है तो फिर जीवामृत बनाइए। ठीक है साहब, ये बड़ा आसानी से अपन घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट करिए साहब। समय ये कि मल्चिंग का मैंने सैंपल दिया है कि मल्चिंग का भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट करिए। हाँ, एक रूटिंग हार्मोन के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो रूटिंग हार्मोन ये जो है कॉम्बिनेशन में जो बता रहा हूँ, सिनेमोम को आप करेंगे, जो है इसमें सिनेमोम इज ए वेरी गुड रूटिंग हार्मोन। इसमें सिनेमोम में जो है इस तरह के अमीनो एसिड्स और रहते हैं जो आपके, ये दालचीनी आपने देखा होगा परचून की दुकान पे मिल जाती है, पुलाव वगैरह में डालते हैं हलवाई, उसका चूरा भी मिलता है। दालचीनी और शहद का जब आप बना लीजिए पेस्ट, ये वैसे हर बगीचे वाले को बना के रखना चाहिए। इसमें जो है बड़ा साधारण सा मैं बताता हूँ कि 2 चम्मच दालचीनी चूर्ण ले लीजिए, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, जैविक हल्दी, जहर वाली कोई केमिकल वाली नहीं, जैविक हल्दी का चूर्ण ले लीजिए। हल्दी आपको मालूम है एंटीबायोटिक होती है, जो हमारे लिए काम करती है वो पौधों के लिए भी काम करती है। पौधों में भी जो डिजीज प्रॉब्लम होगी, अगर आपने ये टर्मरिक पाउडर इसका करते हैं तो वो, और देसी शहद, अगर इसको बनाएं आप 1 चम्मच देसी शहद और इसमें 1-2 चम्मच पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए कांच की बरनी में। कहीं कहीं आपके फल वृक्ष टूट गया वहां पे ये पेस्ट लगा दीजिए, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। सिनेमोम उसको हीलिंग करता है। तो हाँ जी साहब, क्या ऑडियो का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये एक बड़ा साधारण सा मलहम है जो आप घर पे बना के रखना चाहिए, जो जैविक खेती करने वाले हैं बगीचे के लिए। कोई पेड़ की टेंट, अच्छा ये एक चीज और बताऊं, अपने चोट लग जाए अपने लगा लो, जानवर के चोट लग जाए जानवर के लगा दो, और इसको चाट भी लेगा तो नुकसान नहीं फायदा ही करेगा पेट में जाके। दोनों चीज, तीनों ही चीजें, दालचीनी, हल्दी, ये सब मतलब अपने, मैं ये कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है। there are lot many research papers already available on the Google, you can see all these research papers। और ये बात अगर आप वैदिक में, तो जब से ये 4 साल से वैदिक कृषि की पढ़ाई चालू की है अभी, मैं, लोग बाग मेरे को गुरुजी बोलते हैं, मैं कहता हूँ मैं छात्र हूँ अभी वैदिक कृषि का। तो जब से ये शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया तो मुझे पता चला ये हजारों साल पहले से ये हमारे आयुर्वेद में ये सब बातें लिखी हुई हैं, हजारों साल पहले से लिखी हुई हैं। तो एक इसी तरह से अगर अपन बात करें, मेरे ख्याल से ये बड़ा साधारण साधारण सी चीजें बता रहा हूँ। पोषक तत्वों की बात हो गई, और अपने इसकी बात हो गई, आपके रूटिंग हार्मोन की बात हो गई, है ना। और इसमें अभी आते हैं अपना कीट है वो रोग नियंत्रण। ये चीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हाँ ये भी एक स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 2 तरह के देखिए आप बता रखे हैं। कीड़ों को भी थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा अपने बगीचे में। ये जो लाल रंग का जो लेडी बर्ड बीटल होता है, ये हमारा मित्र कीट है। इसमें शायद अभी थोड़ा कलर ठीक नहीं दिख रहा है, ये बहुत प्यारा लाल रंग का होता है, काले धब्बे होते हैं इसमें। लेडी बर्ड बीटल इसको बोलते हैं। जितने ज्यादा आपके बगीचे में होंगे आपके पेस्टिसाइड का खर्चा उतना कम होगा। नहीं नहीं पीछे, हाँ ये रहने दी। और जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये भी आपको समझना होगा कि प्राकृतिक संतुलन की जब हम बात कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में बताया जीवो जीवस्य भोजनम, तो
ऊपर से दवाइयां छिड़कने की बजाय आप उसमें जो भगवान ने बना के रखी है व्यवस्था, वो बना के रखी है अपने बगीचे में। सब, अगर ये बारीक वाले जो हैं, ये अंडे दिख रहे हैं, जो एफिड जेसिड्स के जो होते हैं, केला, माहू, चीपा वगैरह जो होते हैं, उनके पत्तों के नीचे बारीक बारीक, और ये आपको सवेरे दिखेंगे। अगर आपके पास लेंस हो या तो आप देखेंगे सवेरे के टाइम पत्तों के उठा के, पत्तों के ऊपर नहीं होते हैं ये अंडे, पत्तों के नीचे होते हैं, और जनरली सवेरे आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो अगर आपके लेडी बर्ड बीटल है तो वो उसको खा के बराबर बैलेंसिंग कर देगी। ये चीजें हम कहते हैं कि इस तरह से आप बैलेंसिंग करिए, बजाय खर्चा करने के दवाइयों पे। दवाइयों पे खर्चा करेंगे तो नुकसान आपका ही है उसमें। नीम खली बुआई के टाइम पे पहले आपने डाल रखी है, बहुत अच्छी बात है, सरसों खली भी डालते हैं। बाद में नीम तेल का जो है एक स्प्रे करते हैं इसके लिए। हाँ, एक हाँ सावधानी बहुत जरूरी मैं बताऊंगा। लोग बाग क्या है कि नीम तेल सुन के चले जाते हैं, नीम तेल और नीम सत्व बहुत फर्क है। होता दोनों में आजाडिरेक्टिन ही है, कंटेंट्स दोनों में सेम है, लेकिन नीम तेल इज नॉट वाटर सोल्यूबल, और जो नीम सत्व होता है वो 100% वाटर सोल्यूबल होता है। अपन को जो करना है इस्तेमाल बगीचे में, वो नीम का सत्व जो आता है मार्केट में, एग्रीकल्चर ग्रेड वाला। जब कभी भी आप मार्केट में जाएं तो ये देखिएगा कि एग्रीकल्चर ग्रेड वाला ही लेना है। गलती से भी आयुर्वेद की दुकान से नीम तेल लाके बगीचे में न डालें, वो जड़ों का दम घुट जाएगा उससे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं होता, मिट्टी में चिकना चिकना सा कर देगा वो। आयुर्वेद का जो है, आपका जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है वो। तो बड़ा ये सब सावधानी है। अब अगर आपने नीम खली का चूरा पहले डाल रखा है, सॉइल ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से कर रखा है, तो ये बाद में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर जो है हमेशा, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज ऑलवेज कॉस्टली, प्रिवेंटिव इज ऑलवेज चीप। आप मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, आप सस्ता पड़ेगा, बजाय बाद में आपने भगवान न करे कोरोना आ गया और बाद में दुनिया भर की रेमडेसिविर खा रहे हो महंगे महंगे। तो वो सब करने से अच्छा है सस्ता वाला वाला इलाज। ठीक है साहब, तो थोड़ा सा मौका है तो मैंने कहा सरकार का भी कर दें अपन ये संदेश आगे। ये सब बातें ध्यान रखने की हैं। नीम तेल का आपको मैंने बता दिया। जैविक खेती की जब अपन बात कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, दुकान पे आप जाओगे कहोगे, वो कहते हैं कि साहब शैम्पू थोड़ा सा डाल दीजिए अपने साथ में, इसमें स्प्रे करते थे। कभी भी गलती से साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है अपने बगीचे में किसी भी रूप में। अगर आपको करना ही है, नहीं मन मान रहा, तो आयुर्वेद के यहाँ पे रीठा सत्व मिलता है। रीठा इज ए फ्रूट, एक मेडिसिनल प्लांट है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने, जो मेरी तरह के पकी हुई उम्र के लोग हैं, उनको तो बचपन में दादी नानियों ने रीठा का जो है फोड़ के शैम्पू घर पे बनाया करते थे। रीठा इज ऑल्सो हैविंग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। इसके भी आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे गूगल पे, अपन उस पे नहीं जाते हैं टेक्निकल में। पर इसका जो है रीठा का एक ये भी है कि उसका जो सत आता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। बड़े देसी पे रीठा बड़ा सस्ता मिल जाता है, फोड़ के अंदर से गुठली निकाली, चूरा करके आपने गला दिया रात को, सवेरे उबाल के कपड़ छान कर लीजिए, आपके पास में घर पे बन गया रीठे का सत। इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है। इसमें आपने नीम का सत मिलाना है और स्प्रे कर देना, बहुत शानदार ट्रीटमेंट हो गया आपका इंसेक्टिसाइड्स की, आपका सब तरह के कीड़ों के लिए आपके। ये सब प्राइमरी ट्रीटमेंट्स आप बड़े आसान से घर में कर सकते हो, ज्यादा लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं। और जहर मुक्त सब्जियां घर में उगा सकते हैं। नीम का तेल, रीठा हो गया। बाकी उसके बाद में एक आती है पंचपर्णी दवा, सप्तपर्णी दवा, ये सब होती है जो, ये अगर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपने मित्र कीट हैं वो रात में निकलते हैं, और शत्रु कीट है वो शाम को निकलते हैं। तो जब भी आप स्प्रे करें किसी चीज का, तो कोशिश करें सूर्यास्त के तक आपका हो जाए काम। ज्यादा लेट उसको 9-10 बजे अगर स्प्रे करते हैं तो लेडी बर्ड बीटल मरेगी। ये टाइमिंग का भी डिफरेंस है इसमें, तो ये भी थोड़ा सा रहे ध्यान रखें। मैं अभी इसके बाद अभी कीट व रोग नियंत्रण में अपन आगे चलते हैं। पत्तों का रस, एक ये चीज भी आप महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए भगवान ने आपको सब व्यवस्था करके दी है। प्राकृतिक संतुलन की जब बात करते हैं तो जो आपको इसमें करना ये है कि जो भी आपके आसपास इस तरह के पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ पौधे जिनमें आपको लग रहा है कि कीड़े नहीं खाते जिनको, धतूरा, आंकड़ा, है ना, बेशरम का पौधा होता है, नाले में उगा होता है, ये सब जो भी होते हैं जिसको अपने कीड़े मकोड़े नहीं खाते, इनका पत्तों को अगर आप करके रस बना के, और इनका रस गौमूत्र में बना के अगर छिड़काव करेंगे तो
आपकी फसल, ये जो पौधे हैं, इसमें भी सुरक्षा हो जाती है। इसका भी एक वीडियो है, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं अभी उसको मैं ग्रुप में देखूंगा, मैं भेज दूंगा। वीडियो बहुत अच्छा है। 5 पत्तों की जो दवा बनाते हैं कैसे गौमूत्र में, उसको आराम से फुर्सत से आप देख लेना। कल रविवार है तो अपन यहाँ नहीं दिखाएंगे उस वीडियो को। अ, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है, हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं लाइट डोजेस से स्टार्ट करना है, एकदम से हैवी डोजेस पे नहीं जाना है। तो इसी तरह से घर के पौधे जो हैं, बगीचे के पौधे हैं, उसमें पंचपर्णी दवा से ही इस्तेमाल करना है। पंचपर्णी मतलब 5 तरह के पत्ते ही डालने हैं। अगर फिर भी अगर आपको 10 दिन बाद अगर लगता है कि कुछ इन्फेस्टेशन है, कुछ देर आर इंसेक्ट्स, कुछ वहां पे कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो नहीं मर रहे हैं पंचपर्णी से, तब सप्तपर्णी पे जाना है। यानी 7 तरह के पत्ते होते हैं, उसमें महुआ, करंज वगैरह जो भी कड़वे पौधे होते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर, ये सब अपन मिला सकते हैं। उसके बाद में आता है दशपर्णी। दिखाइए साहब, नेक्स्ट ट्रीटमेंट दिखाना जरा, नेक्स्ट स्लाइड। ये है, जैसे 10 पढ़नी में आप देखेंगे इसमें सारे जानकारी दे रखी है कैसे बनाना है। ये भी एक संस्था है जो निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। बहुत अच्छी संस्था लगी मेरे को ये। तो इसमें आप देखेंगे सारे उसके नाम बता रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा ये स्लाइड इनको जो है शेयर कर देंगे। ये जो इसमें आप देखें उसके नाम दे रखे हैं सबके। नीम, कनेर, तंबाकू, लहसुन, हल्दी, तीखी हरी मिर्च, अदरक, सौंठ। हाँ, ये चीज एक ध्यान रखने की है कि अपने घर में देखिए कितने शानदार वो है। सबसे पहले हम कहते हैं कि रिपेलेंट इस्तेमाल करिए, बाद में आप उसको एंटीफिडेंट पे जाइए। 2 तरह के होते हैं, एक तो दुर्गंध वाले होते हैं कि कीड़ों को भगा देना है अपन। दुर्गंध में आपके क्या है, लहसुन, प्याज और ये सब के जो अदरक का जो है, हींग थोड़ी सी ले लीजिए, इन सब का आपने बना के अगर रस बना के और डाल दिया तो इनकी दुर्गंध से कीड़े भाग जाते हैं। मारना नहीं चाहते जो जैनी भाई हैं खास करके उनके लिए कि जीव हत्या नहीं करनी, भगा देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। इस तरह से आप कर सकते हैं। और पहला ये करना चाहिए, उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो ये अपनी जैविक खेती में बहुत कुछ से साधारण साधारण सी चीजें उपलब्ध हैं। तो जब भी आप कहीं चाहेंगे तो आपको ये इसमें हम कोशिश करेंगे इसकी जानकारी देते जाएं। एक थोड़ा सा समय है, मैं आपको बता दूं, ये सब तो जो आपने देख ही लिया बेसिक चीजें। एक इसमें सबसे चीज आ रही है कि सब इसमें टॉनिक, पौधों पे कोई टॉनिक डालना चाह रहे हैं लोग बाग, रातों रात उसको जो पहलवान बना देना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि साहब, अगर आप जैविक खेती पे जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे जा रहे हैं, प्राकृतिक संतुलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों जबरदस्ती उसको मार मार के आप उस रातों रात उसको कि इतना लंबा हो जाए, तो उसमें ये हो जाए, तो ऐसा ना करें। आपको करना है, कोई कमजोर पौधा है, हमारे जो मरीज होते हैं जैसे डॉक्टर, उनको भी पीकासोल कैप्सूल देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, हेल्दी आदमी को नहीं देना चाहिए। उसी तरीके से अपने घर में भी जो आपका पौधा अगर ठीक ठाक चल रहा है तो उसको ज्यादा उसके ऊपर आप स्प्रे न मारें, मेरा ये निवेदन है। तो उसमें अगर आपको बनाना है तो घर में बड़ा आसानी से एक बड़ा सिंपल सा बन सकता है, जो उपला अम्ल बोलते हैं, इसे कंडों से बनाते हैं। ये कम से कम नहीं तो 2 साल पुराने जो कंडे होते हैं ना, छाणे, उनको अपन ने पानी में डुबो के रखना है। यहाँ सबसे बड़ी सावधानी ये इस्तेमाल करनी कि इसको तोड़ना या हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। कंडों को खोलना नहीं है, तोड़ना नहीं है, ज्यादा हिलाना नहीं है। हल्का सा बाल्टी जिसमें अपन ने 5-7 कंडे भिगोए हैं, इतना ही पानी डालना है कि बस कंडे डूब जाए, और उसमें हल्का सा धीरे से उसको रोज सवेरे एक बार हल्का सा बाल्टी को हिला देना है। उसको डंडे से ज्यादा जोर से उसको कंडों को तोड़ना नहीं है। और 7 दिन बाद उसमें से कंडों को धीरे से बाहर निकालना है, या फिर निथारना, अगर आप समझते हो तो बाल्टी टेढ़ी करके रस्त को जो निथारना जिसे बोलते हैं, तो वो अगर आपने निकाल लिया, उसको छान के आपने भर लीजिए बोतल में। इट इज ए वेरी गुड ह्यूमिक एसिड, और ये आपका फ्लावरिंग टॉनिक है, फ्रूटिंग, इससे आपके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज्यादा आपके बढ़ सकती है। इसको उपला अम्ल बोलते हैं। बाकी एक बहुत अच्छी बात अगर डॉक्टर साहब ने बताई थी, जब वो अपने वर्मी कंपोस्ट की बात आई थी, वर्मी वॉश, केंचुआ की धोवन जो होती है, जो केंचुए के जो पसीना और जो मूत्र है वो निकालते हैं हम, उसका जो नीचे से बूंद बूंद करके इकट्ठा कर लेते हैं, उसको गौमूत्र के साथ मिला के और पानी में, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज मैंने बताई थी, मल्चिंग का जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा।
मल्चिंग पे मैं निवेदन करूंगा कि एक अगर पॉसिबल हो तो इसका बेनिफिट्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इरिगेशन का भी बहुत बड़ा महत्व है, सिंचाई का। जैविक खेती की जब बात करें, आपने कोटा की जैसे बात करें तो यहाँ चरमंडेवती मैया की कृपा है। लोग बाग पानी का पाइप पकड़ के खड़े होते हैं, उसको फ्लडिंग कर देते हैं, पानी बहता रहता है उसमें से। और नीचे से छेद है गमले में तो इसलिए पानी निकालना है, एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर छेद है नीचे से पानी बाहर नहीं है। वॉट एवर वाटर यू आर करें इसमें से ड्रेनिंग आउट फ्रॉम द पॉट, इट इज टेकिंग अवे ऑल योर न्यूट्रिशन। अभी कल एक डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा लीचिंग लॉसेस के बारे में बताया था। कल की बात है, परसों से डॉक्टर साहब ने, मुकेश जी ने, लीचिंग लॉस, जो लीचिंग लॉस का आप पढ़ेंगे कि जो हमारे इतना हमने मेहनत करके खुराक दी, पौधों को पोषक तत्व तो मिट्टी में मिलाया हमने सब चीजें, और उसका फ्लडिंग करके क्या करते हैं, वो सारा नीचे से निकाल देते हैं उसको। तो पानी पे बहुत कंट्रोल करना है, पानी सिर्फ इतना ही देना है कि नमी बरकरार रहे पौधों की मिट्टी में। वो नीचे से छेद है, दैट इज इमरजेंसी डोर ऑफ द हैवी व्हीकल्स। जो बसों ट्रेनों में इमरजेंसी डोर होता है वो दैट इज नॉट फॉर रेगुलर यूज। भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो जाए तब तो वो दरवाजा खुलता है। तो ये हमारे जो गमलों में नीचे छेद है, ये उसके लिए है कि कभी गलती से, आई रिपीट, कभी गलती से अगर फ्लडिंग हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए, तो वो पौधे की जड़ में जड़ गलन रोग ना आए, इसलिए नीचे से पानी एक्सेस वाटर निकल जाए। अदरवाइज यू शुड ट्राई टू गिव एज लिटिल वाटर कि वो बस उसका जो सॉइल मॉइस्ट हो जाए, उतना ही पानी देने के लायक जो है करिए। एक थोड़ा समय अभी मेरे ख्याल से बाकी है मेरे पास में, तो मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है अक्सर, जो है साइंटिस्ट में डिबेट होती है, तो कि साहब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये क्या है। जब प्लांट टेक्स ऑल द एलिमेंट्स इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में लेता है, तो फिर वो जैविक से हो या उससे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सब इसका बहुत साधारण सा विज्ञान है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो न्यूट्रिशन है, दीज आर लोडेड ऑन सम इनर्ट मटेरियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनर्ट मटेरियल है, अगर हम जैसे यूरिया की बात करें, 46% नाइट्रोजन होता है, तो बाकी तो उसमें इनर्ट मटेरियल, फिलर मटेरियल है। तो सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है, बाकी तो इनर्ट मटेरियल है। तो वो जो बाकी का इनर्ट मटेरियल है, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द सॉइल। वो जाके वहां पे उसको जाके अपने जो मित्र जीवाणु, जो हम इतना उसको मेहनत से ला रहे हैं, पीपल के नीचे से नोता देके उसको, और फिर मेहनत करके बना रहे हैं जीवामृत, और मिट्टी में हम तो बड़ा उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से फिर ये डाल देते हैं जब, तो ये मर जाते हैं। ऑर्गेनिक में फर्टिलाइजर में ये रहता है कि ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर लोडेड ऑन ऑर्गेनिक मैटर विच इज फूड फॉर दिस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़ा सिंपल सी कहानी है, जो कि इन हमारे मित्र सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है। हमने ये पोषक तत्वों को उन्हीं के ऊपर चढ़ा रखा है, तो ये बड़े आसानी से जाके उसमें अंदर वातावरण में मदद करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने प्रयास किया है कि करीब करीब जो जरूरी बातें हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएं। आपको उपला अम्ल बता दिया, फ्रूटिंग हार्मोन बता दिया, इंसेक्टिसाइड का बता दिया, तो करीब करीब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं मैंने। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखना साहब। ये एक फोटो मेरे को बगीचे का तो मिला नहीं, ये मैं कहता हूँ कि जो अपने घर में नर्सरी जो तैयार करते हैं, जो सीडलिंग तैयार करते हैं, अगर ये हम मच्छरदानी अगर इस तरह से पौधों के ऊपर भी लगाएं, तो बहुत से कीड़े मकोड़ों का बचाव कर सकते हैं। ये सब वही प्राकृतिक चीजें हैं जो नेक्स्ट पेड़ों का, वही मैंने जो ऑक्सीजन की बात बताई, सांस बंद कर देते हैं पूरा उसको सीमेंटेड पक्का करके, तो वो होना चाहिए पौधों के, जो पेड़ों का। ये घर के प्लांट्स हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। ये मेरे को जो है जितना मैं संभव था कोशिश किया साधारण शब्दों में बताने की। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। थैंक यू सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा सा, ये बेसिक सी क्वेश्चन है, अभी के व्हाट्सएप उसमें ग्रुप में भी आया है। ये हाँ बोले कि सर चींटियां बहुत लगती है गमलों में, सर उसका कोई ट्रीटमेंट क्या है? ऑन्ट्स। हाँ, बहुत बहुत साधारण। देखिए, पहली हाँ। बात तो ये है कि चींटियां जो है ना, एंड्स नेवर ईट योर रूट्स। चींटियां कभी भी जड़ों को नहीं खाती, जिंदा पौधों के जड़ों को चींटियां नहीं खाती।
प्रॉब्लम क्या होता है कि ये घर बनाती हैं अपना, उसके जो है तो वो मिट्टी निकाल निकाल के बाहर डाल देती हैं, तो लोगों को लगता है पूरा गमले का सत्यानाश कर दिए, जबकि वो जो मिट्टी बाहर निकाल रही है वो अच्छी मिट्टी होती है। फिर भी अगर आपको करना है तो मैंने बताया आपको कि लौंग का चूरा और हल्दी का चूरा, इन दोनों को मिक्स करके आप डाल देंगे अगर गमले में, कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पौधे के अंदर चले जाते हैं तो आपके फायदा ही करेगा। लौंग का रस अगर अंदर आया तो अपनी सब्जियों में लौंग की स्मेल से और हल्दी से चींटियां भाग जाती हैं, ये आजमाया हुआ है। हम्म, और ठीक है सर। बताएं। एक सर जरा वर्मी कंपोस्ट जो खाद आती है उसको एक गमले में कितनी बार यूज करना चाहिए, मतलब इंटरवल कितना रहना चाहिए उसका, और कितनी हाँ क्वांटिटी डालनी चाहिए? देखिए साहब, ये एक ऐसा है कि बहुत ही इसमें टिपिकल क्वेश्चन आपने पूछा है कि बहुत टिपिकल है। इसमें आपको हमको अपने गमलों को, हमारे पौधों को पहचानना होगा। जैसे एग्रीकल्चर में हमारे कहते आए हैं, हम पढ़ते आए हैं बचपन से, जो है पिछले 40 साल से जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उसमें ये हर बार कहते हैं कि एवरी सेकंड फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फील्ड। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल साइंस, कि हर दूसरा खेत पहले खेत से अलग होता है। उसी तरह से गमले में भी है सब, हर गमले का, हर पौधे का व्यवहार अलग होता है। उसकी पानी और खाद की जो खुराक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक तरफ से पकड़ा, एक गिलास नाप लिया और हर गमले में एक गिलास पानी दिया और इसी तरह से हर गमले में एक मुट्ठी खाद देते चले गए। ऐसा नहीं। ये आपको गमले को पौधा खुद बोल देगा, पौधा खुद बोल देगा कि कब उसको खुराक चाहिए। जनरली आप 15 दिन का रख ले सकते हैं इसका, 15 दिन से पहले रिपीट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी वेजिटेबल की, घर वाले मना करेंगे कि उखाड़ो बगीचा बाजार से खरीद लाओ कॉस्टिंग भी देखनी है ना अपने को, सीबी रेशियो जो होता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कि आपने कितने हजार रुपए खर्च किए और सब्जी कितने की आई। तो वो भी एक चीज, हाँ, इसमें वर्मी कंपोस्ट की जो बात करी, मेरे पास कुछ बहुत क्वेरीज आई थी, ग्रुप में भी आया था रेट को लेके। एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक साहब देखिए, एक कोटा में जो रहते हैं लोग बाग वो जानते होंगे, विज्ञान नगर में एक धार्मिक संस्था है गायत्री शक्तिपीठ, उनकी बंदा धर्मपुरा में गौशाला है। बहुत से उनके चारा दवाइयां सब दान का आता है। धार्मिक संस्था है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे वो केंचुआ खाद बेच रही है। अब वो 10 रुपए किलो में केंचुआ खाद बेच रही है। एक मैंने थंब रूल पे है, कोई साइंस नहीं है, मैं बड़ा देसी तरीका जो मेरे को समझ में आया, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, यूनिवर्सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे व्यक्तिगत विचार और मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि अगर वो धार्मिक संस्था जिसकी दवाइयां चारा सब मुफ्त में आ रहा है, उसको 10 रुपए किलो में केंचुआ खाद पड़ रही है, तो फिर बाजार में जो है कॉमर्शियल जो है प्रॉफिट कमाने वाले वो 6 रुपए 8 रुपए किलो में कैसे बेच रहे हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए। देसी घी के भाव मिलता है, डालडा के भाव नहीं मिल सकता, ये चीज मेरा एक निवेदन है। थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं कि वो बिल्कुल ही अपने लिए पूरा सत्यानाश हो जाए। तो बाजार में 4 5 6 रुपए किलो के भी केंचुआ खाद आ रहे हैं, मत जाइए इतने सस्ते के चक्कर में। वो जो है सबसे सस्ता मेरे ख्याल से वही सबसे बढ़िया है। बाकी वो इसमें थोड़ा सा कीमत को लेके ज्यादा वो करेंगे तो अपना और उल्टा नुकसान कर लेंगे हम अपनी बगीचे का। हाँ जी। जी सर, और ये मेरे ख्याल से जो कोटा का कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे भी 10 रुपए किलो की ही मिलती हाँ है सर, हाँ, वहां वो वहां से भी ले सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात बताई आपने साहब, बहुत बढ़िया, जी। बहुत अच्छी बात बताई। कृषि विज्ञान केंद्र वाले भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं उसमें, जो है वो भी बेचारे सेवा ही कर रहे हैं एक तरीके से, मेरे जो उनका जहाँ तक मुझे मालूम चला है। तो उनको भी अगर पड़ता 10 रुपए किलो से नहीं लग रहा है कम में, तो आप सोचिए कि फिर बाजार में जो 8 रुपए किलो में देके और गाड़ी घोड़े भी खरीद रहा है, उसके 5 लाख की कार भी होती है उसके पास में, तो कैसे कर रहा है वो काम। मेरे को समझ में नहीं आई ये विज्ञान अभी तक भी तो जी सर। और बताएं साहब, एक कोई। क्वेश्चन और था सर कि ये जो नीम का सत जो आपने बताया वो क्या घर पे बना सकते हैं? कुछ काफी नहीं, पार्टिसिपेंट्स का ये मुश्किल क्वेश्चन है, आया सर। मुश्किल है, ये निबोली को पीस के बनाना मुश्किल काम है। नीम नीम के पत्तों से आप बना सकते हैं, पर उसका जो परसेंटेज आएगा उतना पीपीएम नहीं आएगा। ये क्या है देखिए साहब, अगर वो कहते हैं ना कम जैसे अपने एलोपैथी में कहते हैं कि अगर अंडर डोजेज ली एंटीबायोटिक की तो अपने उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगली बार आप इस बार 3 दिन का कोर्स किया, अगली बार 5 दिन का कोर्स करोगे तो भी खांसी नहीं जाएगी। तो इसमें भी वही एक गलती करते हैं। बहुत अच्छा सा आपने प्रश्न पूछा, जिन्होंने भी पूछा मैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा कि वास्तव में मेरे से ये हो गई चूक, एक बताना भूल गया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पीपीएम जो है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इसकी ताकत होती है एक तरह से, कितना ताकतवर है। तो 1500 पीपीएम तो साधारण एक करना ही चाहिए गोमूत्र के साथ मिला के।
वैसे 3000 ppm का जो है सबसे बेस्ट रहता है, जो मोस्ट जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े उनको कंट्रोल करता है। तो आप पत्तों के रस से 3000 ppm का नहीं बना सकते आप। by boiling your neem leaves you can't make at home because the percentage of azadirachtin available in kernel, जो सीड कर्नेल है निमोली के जो अंदर बीज में जितना परसेंटेज अवेलेबल है, उसको ही आप अगर पीस के उबालते हैं तो ही आप बना पाएंगे उसको, इतना स्ट्रॉन्ग आपका जो चाहिए जो कीड़ों को। नहीं तो आपने अगर पत्तों के रस का डाल दिया, पत्तों उसमें कीड़ों में अगर रेजिस्टेंस आ गया तो वो आपके लिए उल्टा मुसीबत हो जाएगा, कमजोर वाला अगर आपने डाल दिया तो अगली बार आपको वो पता चला स्ट्रॉन्ग वाला डालने से भी आपके कीड़े नहीं मर रहे। ये थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे हाँ जी, डाल दीजिए। मैं दोपहर बाद सब कोशिश करूंगा, आज शाम तक मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी सर, 5 बजे तक ओपन रहेगा, तो सब्रवाल सर अपने साथ में रहेंगे। जो भी क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि उसमें डाल दीजिए, आपका आंसर सब्रवाल सर देंगे। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली वीडियो में जो है पंचपर्णी दवा का मैं अभी आपको डाल देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल दीजिए। जी 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 सर, थैंक यू सब्रवाल सर। एक्चुअली सर ने जो ज्ञान दिया है वो कुछ बूंद है, ये तो पूरा भंडार है ज्ञान के। तो अगर फ्यूचर में भी आप लोग इनसे कुछ पूछना चाहे तो आप इनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है पूरे इंडिया में ऑर्गेनिक के मामले में।